Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फर्स्ट ईयर। आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था लास्ट टाइम, क्या था? कुछ लिखवाया था उसमें? कुछ नहीं लिखवाया था भी? क्या लिखवाया? लिखाना? अच्छा, ठीक है। तो देखिए क्लास, आज से आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट होगा, वो है सेक्शन सी। सेक्शन सी स्टार्ट कराना था। सेक्शन सी, ठीक है। आप लोग हेडिंग लिखिएगा इसमें, आनुवांशिक विसंगतियां, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है। अब क्लास पहले हम लोग बात कर लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। जेनेटिक डिसऑर्डर नाम से ही पता चल रहा है, डिसऑर्डर मतलब क्या होता है? एक इम्बैलेंस। जैसे जनरली हम लोग जानते हैं, हम लोगों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? सही बात है। गुणसूत्रों की संख्या जो होती है या फिर 23 पेयर्स होती है। कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये जनरल है, ठीक है। जिनमें से 46 में से कितने कितने होते हैं? मुझे बताओ जरा। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स तो आप सभी जानते हैं, मैंने पहले स्टडी कराया हुआ है गुणसूत्रों के बारे में। तो कितने टाइप के गुणसूत्र होते हैं? जोर से बोल दीजिए, मैं सुन लूं। 2 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल सही बात है। कायिक गुणसूत्र और लैंगिक गुणसूत्र। हाँ भाई, कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं? 44। लैंगिक गुणसूत्र 4। ठीक है। मुझे आप कायिक गुणसूत्रों के और भी नाम बता सकते हैं? भाई देखिए, गुणसूत्र में कंप्लीट करवा चुकी हूं, पता होना चाहिए, जनरल चीज है। तो तुम लोग डिसऑर्डर पे चलेंगे, इनमें जब इम्बैलेंस होगा तभी तो हम लोग बात करेंगे। बताइए जरा। आप लोग भूल रहे हैं क्लास। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं आपकी कायिक, ठीक है ना, कायिक गुणसूत्र मतलब सोमेटिक क्रोमोसोम। ठीक, सोमेटिक क्रोमोसोम को हम एक टर्म और देते हैं, दैट इज अ क्या? वो तो बॉटनी का शब्द बता रहे हो मुझे, जायक और तुमु बोलते थे। हाँ, तो वो बॉटनी का है। देखिए, जब हम लोग बात करें कायिक गुणसूत्रों के बारे में, इसे हम एक टर्म और देते हैं, ऑटोसोम। मैंने ये बात जब पढ़ाया तब सबकी बोला था क्लास, आप लोगों के लिए आता है डिफरेंस में, डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम। भाई ऑटोसोम तो है ये, मैंने बता दिया। कायिक गुणसूत्र को हम किस नाम से जानते हैं? ऑटोसोम से। लेकिन जब हम लोग बात करें आपके लैंगिक गुणसूत्र के बारे में, सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में, क्या इस नाम से और जानते हैं हम? एंडोसोम है जी। क्या नाम दिया था? साइटोसोम, साइटोक्रोम ना, और एग्जैक्टली एलोसोम। उस वक्त भी बताया था क्लास, आप
लोगों के में जो क्वेश्चन आएगा काय गुणसूत्र और लैंगिक गुणसूत्र में अंतर नहीं आएगा। आप लोगों के में जो अंतर आता है वो आएगा ऑटोसोम और एलोसोम में अंतर, क्योंकि आप लोग ये शब्द देखते से पहचानी जाओगे काय गुणसूत्र क्या होते हैं, लैंगिक गुणसूत्र क्या होते हैं। आप लोगों के दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, सब जानते हैं। लेकिन जब बात करें ऑटोसोम और एलोसोम के बारे में तो थोड़ा सा बुद्धि पर जोर देना पड़ेगा आपको। तो आप लोगों के में जो आता है वो बच्चों की तरह से नहीं आएगा कि काय गुणसूत्र और लैंगिक गुणसूत्र में अंतर बताइए। आप लोगों के में क्वेश्चन जो आएगा वो ऑटोसोम और एलोसोम में डिफरेंस आएगा। ठीक, समझ में आया? इस चीज को गांठ बांध के रख लो, टिक पर होना चाहिए, वाइवा को पूछा जाता है एलोसोम्स क्या होते हैं, ठीक, ऑटोसोम्स क्या होते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं साहब। ये तो बात रही आपकी ऑटोसोम और एलोसोम्स के बारे में, जो जनरल होता है हम लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपकी आनुवांशिक विसंगतियां, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जब जीन्स में या फिर गुणसूत्रों में कुछ ऐसा इम्बैलेंस हो जाए, ये तो पूरा बैलेंस्ड है, ठीक है, पूरा परफेक्ट होता है ये तो, लेकिन अगर इन्हीं में कुछ इम्बैलेंस हो जाए, कुछ चीज बिगड़ जाए, चाहे तो वो आपके काय गुणसूत्रों में की संख्या में ऊपर नीचे हो जाए या फिर आपके लैंगिक गुणसूत्रों में ऊपर नीचे हो जाए, तो ये कुछ विसंगतियां पैदा करती है। भाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर बढ़ जाएंगे तो भी विसंगति है, तो भी एक डिसऑर्डर है, कम हो जाएगा तो भी एक तरीके का डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इस प्रकार का जब हमारी गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है, मतलब या तो गुणसूत्र संख्या बढ़ जाए या घट जाए, तो उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो डिसऑर्डर होता है, जो विसंगतियां होती है, उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर आनुवांशिक विसंगतियां। कोई परेशानी समझ में आया? ठीक है, तो ये विसंगतियां जो होती है इन्हें हम जनरली टर्म देते हैं सिंड्रोम। ये डिसीज है, सिंड्रोम, बीमारियां। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं विसंगतियों के बारे में, उन्हीं सिंड्रोम्स के बारे में। ठीक, तो चलिए आज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। पहला है सिंड्रोम्स। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और से हिंदी में भी हम लोग क्लिनफेल्टर सिंड्रोम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, बात करें अब, देखिए पहले तो पता होना चाहिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये किसने दिया। तो देखिए वहां आपको पता नहीं चलेगा हिंदी टर्म में, इंग्लिश में आप लोग इसी से देख सकते हैं। ये जो विसंगति थी, ये जो सिंड्रोम था, इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्लाइनफेल्टर, उन्होंने बताया था, इसीलिए हमने लिखा हुआ है क्लाइनफेल्टर्स। ये एपोस्ट्रोफी एस का मतलब सभी जानते हैं ना? मैं पूछ लूं अब, किसे नहीं पता? सभी स्टूडेंट्स जानते हैं मतलब ना, जैसे एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है। चलिए लेट इट बी। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, मतलब क्लाइनफेल्टर का विसंगति। मतलब इससे पता चल रहा है क्लाइनफेल्टर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने विसंगति के बारे में सबसे पहले बताया था हमें। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ये होता क्या है। आप लोग जानते हैं दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, फर्स्ट इज ऑटोसोम, मैं डायरेक्ट लिखूंगी इसे, ठीक है, आप लोगों को रट जाएंगे, ऑटोसोम है एलोसोम। ठीक, वही जब हम लोग बात करें ऑटोसोम की, क्योंकि ऑटोसोम तो नहीं रहते 44, ठीक है, या फिर 22 पेयर्स, 22 जोड़े, 22 जोड़े, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आपके एलोसोम्स के बारे में, तो क्लाइनफेल्टर्स में क्या होता है, आप लोग जानते हैं
या तो वो एक्स एक्स होगा जनरली, एलोसोम क्या होगा, या तो एक्स एक्स होता है या फिर एक्स वाई होता है आपका, या तो होमोजाइगस होगा, समयुग्मकी होगा, या फिर विषम युग्मकी होगा, इतना तो जानते ही है। लेकिन जब ऐसा इंसान जिसको ये बीमारी हो क्लाइनफेल्टर्स की, उसमें जनरली क्या होता है, एक एक्स और बढ़ जाता है, ठीक है, इसमें एक एक्स संख्या और बढ़ गई। तो इस प्रकार से ऐसा इंसान जिसको ये बीमारी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, जोर से बोल दीजिए, 47 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक क्रोमोसोम और हो गया है, ठीक है। लेकिन जनरली क्वेश्चन आता है कि यहां तक ही नहीं रहता, इसी में किसी किसी में तो भी बढ़ जाते हैं, एक्स 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 वाई, ठीक, या फिर एक्स 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 वाई, ठीक है ना। तो ये सब भी देखे गए हैं, लेकिन जनरली जो टॉपिक माना जाता है क्लाइनफेल्टर्स का, तो उसमें आपका एक एक्स क्रोमोसोम और इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार का डिसऑर्डर होता है, इस प्रकार की जो विसंगति होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। समझ में आया। अब एक बात और समझिएगा, यहाँ पर आपके एलोसोम कितने हो चुके हैं, तीन है ना, ये पहले 2 होते हैं जनरली, लेकिन अब हो चुके हैं 3, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी, ट्राइसोमी। ट्राई मतलब होता है 3, ठीक है। तो ट्राइसोमी, और इसे हिंदी में भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, ट्राइसोमी गुणसूत्र कहा जाता है इसको, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा सिंड्रोम किसी भी इंसान को है, आप पहचानोगे कैसे, है ना, भाई कुछ ना कुछ तो विसंगतियां है, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहे हैं तो नॉर्मल तो नहीं हो सकता कम से कम, है ना। तो उसमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी, एक तो उनमें शुक्र जनन नहीं होगा, जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, वृषणों का विकास नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उनमें ब्रेस्ट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, और भी बहुत से कद छोटा हो जाएगा, हाथ छोटे हो जाते हैं, और थोड़े से मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी विसंगतियां देखने को मिलती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित इंसान को। कोई परेशानी, समझ में आया। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ चीज लिखवाते हैं, जरा वो लिखिएगा आप लोग, लिख लिया, गुड। लिखिएगा, लक्षण लिखिएगा, लक्षण, छोटे वृषणों का पाया जाना, वृषण समझते हैं आप सभी, टेस्टिस, ठीक है, छोटे वृषणों का पाया जाना, शुक्र जनन की प्रक्रिया नहीं होती, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन की प्रक्रिया नहीं होती, स्तनों का बढ़ना, द्वितीयक लैंगिक गुण, द्वितीयक लैंगिक गुणों का विकास न होना, ठीक है। अब एक डायग्राम बनाइए, बनाइए ना सभी ने,
हो गया? ये यहाँ पर पेयर में बनाए गए हैं, जोड़े में बनाए गए हैं, ठीक है? 19वां जोड़ा, 20वां जोड़ा, इस तरह से। चलिए आगे बात करते हैं। हो गया? जल्दी जल्दी किया करें। नेक्स्ट देखिएगा, एक और बात समझिएगा, यहाँ पर जो आपका एक गुणसूत्र इंक्रीज हुआ था, कौन सा हुआ था? एक्स क्रोमोसोम में तो इंक्रीज हुआ था, एक्स वाई तो था ही। मतलब ये आपके सिमिलर मेल होते हैं, मतलब समलाक्षणिक नर तो होते हैं, मगर ये थोड़ा सा मादापन लिए हुए होंगे, मतलब उनमें थोड़े से मादा के भी कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक एक्स गुणसूत्र जो था वो ऐड हुआ था, है ना? तो इसीलिए इसमें कैसे देखने के लिए मिलेंगे? था तो ये जनरली मेल, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फीमेल के भी कैरेक्टर्स ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, इसीलिए मैंने उसमें कुछ कैरेक्टर्स लिखवाए हैं, ठीक है ना? जो कैसे आपके मादापन के, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सिंड्रोम की बात करेंगे हम। नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम लिख लीजिएगा, ठीक? तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? साइंटिस्ट का नाम था टर्नर, ठीक है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नाम में ही है। चलिए, आप लोग जानते हैं जनरली जो एक सामान्य नर या मादा होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, ठीक है? जिनमें से 44 होंगे ऑटोसोम्स और 2 होते हैं आपके एलोसोम्स, ठीक है? लेकिन क्या समझिएगा, ऐसे व्यक्ति जिन्हें टर्नर सिंड्रोम हुआ, ठीक है, तो उनमें से आपके ऑटोसोम एंड एलोसोम ये तो होते ही होते हैं। ऑटोसोम 44 है, ठीक, लेकिन एलोसोम अगर सामान्य व्यक्ति में बात की जाए तो XX होंगे, XY होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसे टर्नर सिंड्रोम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणसूत्र उपस्थित होता है, दैट इज द X गुणसूत्र, ठीक है? तो इस तरह की विसंगति में, इस तरह के जो आपका सिंड्रोम है उसमें जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें ऐसा व्यक्ति जिसे टर्नर सिंड्रोम होगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो तेज हो लीजिए,
तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बनता है 45 गुणसूत्र किस सिंड्रोम में पाए जाते हैं? टर्नर सिंड्रोम, याद होना चाहिए। ठीक है, क्लाइनफेल्टर में एक बढ़ता है और टर्नर सिंड्रोम में एक घटता है, लेकिन किसमें? कौन सा गुणसूत्र था? लैंगिक गुणसूत्र, आपका एलोसोम। अभी हम लोगों ने ऑटोसोम की बात नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, 44 ही चलता है ना। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं आपके टर्नर सिंड्रोम की, तो उसमें एक कम हो जाता है। ठीक, तो आप लोगों ने थोड़ी पहले डायग्राम बनाया था, डायग्राम वही बनाइए सेम, जैसे रख कर देते हैं ऐसे। थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था ना, सूत्रों का पेयर। ठीक है, इसी तरह दोबारा बनाइए एक और। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम के बारे में क्लास। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें एक क्रोमोसोम जो है, एक गुणसूत्र जो है, उसकी संख्या कम है। तो ऐसी कंडीशन में देखिएगा, इसमें एक कौन सा कम है? एक्स भी कम हो सकता है, वाई भी कम हो सकता है, कुछ भी इसमें गारंटी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे व्यक्ति जिन्हें ये टर्नर सिंड्रोम हुआ होता है, उसका एक तो कद छोटा होगा, दूसरी बात उनका जो अंडाशय होता है, ठीक है, वो कैसे होते हैं? अविकसित प्रकार के होंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो चलिए कुछ लक्षण लिखिए इनके साथ। आंतरिक जननांग शिशु तुल्य होते हैं, मतलब बहुत छोटे होंगे। ठीक है, जैसे बच्चे के होते हैं इन्फेंट के, तो शिशु तुल्य होते हैं। नेक्स्ट, गर्दन गद्दीदार होती है, मतलब बहुत मोटी सी गर्दन देखने के लिए मिलेगी इसमें। अंडाशय विकसित नहीं होता, जिसके कारण ऋतुस्राव नहीं होगा। नेक्स्ट, द्वितीयक लैंगिक गुण विकसित नहीं होते। बस इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, आप लोग जानते हैं, अगर हम लोग अंडाशय की बात करते हैं, आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, 12th में पढ़ा दिया जाता है लोगों को, अंडाशय का डायग्राम बनवाने आता है ना। तो उसमें अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, तो अंडाशय का डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। इसी टाइम से होता है ना, क्योंकि अंडाशय जो होता है वो हमेशा उदर गुहा के मीसोमेरियम से जुड़ा हुआ रहता है ना। और इसके ऊपर की जो लेयर होती है, जब एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो आगे की तरफ चलकर जो आपकी ओवम होती है, जो घेर के रखती है, और आगे क्या बनाती है? मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा बनाती है। जो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा जो होता है, वो आपके ओवम को पोषण प्रदान करता जाता है। जैसे ही ओवम जो है विकसित हो जाएगा, यहाँ पर साइड में आने के बाद इसको भेद कर बाहर निकल जाता है ना। लेकिन जो आपकी मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा होती है, उसे हिंदी में भी मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा ही बोलते हैं, ठीक है। तो बाद में या तो वो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि में बदल जाता है, जैसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, या फिर उनकी कोशिकाएं को बोलते हैं हम लोग लुटियन कोशिका। ये तो बात रही आप लोगों की अंडाशय के बारे में। लेकिन अगर हम ऐसे व्यक्ति का अंडाशय का डायग्राम देखें
जिनको क्या हुआ हो टर्नर सिंड्रोम से जो ग्रसित हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ तंतु में धारियां ही दिखती हैं, ठीक है, स्ट्रिक लाइंस नजर आएंगी, नथिंग एल्स। वरना आप लोग क्या देखते हैं, इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, जो पूरा इस तरह से हम क्या बोलते थे उसको, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं ना। तो स्ट्रोमा वगैरह जनरली कोई नजर नहीं आता है, सिर्फ उसका हम अंडाशय का अगर डायग्राम देखें, उसका सेक्शन कटिंग करके देखेंगे तो सिर्फ क्या दिखाई देगा हमें, तंतु में धारियां, सिर्फ धारियां ही प्रेजेंट होंगी, उसमें कोई भी अदर संरचना दिखाई नहीं देगी, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को टर्नर सिंड्रोम? कोई परेशानी? क्लाइनफेल्टर में क्या हुआ था, एक ऐड हुआ था, और टर्नर सिंड्रोम में एक कम हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, दैट इज डाउन सिंड्रोम। देखिए डाउन, नेक्स्ट इज डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम जॉन डाउन था, ठीक। वहीं जब हम लोग बात करें डाउन सिंड्रोम की, नॉर्मल इंसान में कैसे होते हैं गुणसूत्र, ऑटोसोम एंड एलोसोम, याद रखिएगा क्लास, ठीक है। ऑटोसोम जनरली होते हैं 22 पेयर्स, ठीक, और एलोसोम 1 पेयर, एक जोड़ी होती है। अब 22 पेयर्स में से जो इसका 21वां जोड़ा होगा, देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर में हमने ऑटोसोम को हाथ नहीं लगाया, हम बढ़ा रहे थे, घटा रहे थे, वो एलोसोम में कर रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ की खासियत क्या है, आपके डाउन सिंड्रोम में जो भी इम्बैलेंस होता है वो हमेशा किसमें होगा, आपके ऑटोसोम, ठीक है। काय गुणसूत्र में देखने को मिलेगा, कैसे, आप जानते हैं 22 जोड़ी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र में से जो 21वां जोड़ा होगा, ठीक है, उसमें हमेशा से एक आपका एक्स क्रोमोसोम जुड़ जाता है। कैसे जुड़ेगा, जैसे आप लोग अभी डायग्राम बनाते हैं ना, ये वाला इस टाइप से, ठीक है। तो आप लोग डायग्राम बनाइए, 19 20 21, 21वां जोड़े पर आप लोग उसको 3 उसमें बांटिएगा। इसका हम लोग डाउन सिंड्रोम का बनाते हैं, फर्स्ट ईयर आप लोग जरा डिजाइन कीजिए प्लीज।